गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 न्यूमेटिक सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो अलग अलग तरीके के लॉज डिफाइन होते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द गैस, वही सारे गैस एप्लीकेबल होंगे, वही सारे लॉज रूल्स एप्लीकेबल होंगे और दी कैरेक्टरिस्टिक या फिर बिहेवियर ऑफ दी न्यूमेटिक एयर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर में बेसिक कंपोनेंट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। दैट मीन्स जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसका बेसिक कंपोनेंट कौन सा होगा, या फिर एक जो स्टैंडर्ड न्यूमेटिक सिस्टम होती है उसके अंदर इतने कंपोनेंट होने चाहिए, वो क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे देख के आपको पूरा न्यूमेटिक सर्किट के बारे में पता चलेगा। क्लियर है। देखिए अच्छा वाला फिगर दिया है, कलरफुल, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कंप्रेसर दिया गया है वो कंप्रेसर क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर घूमता है उससे हमारा कंप्रेसर वर्क करेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, क्योंकि जो इनटेक होता है अपना इनलेट, वहाँ पे फिल्टर लगा होगा, फिल्टर के थ्रू वो एटमॉस्फेरिक एयर को सक्शन करके टंकी के अंदर स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक जो भी एयर है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद वो आगे बढ़ेगा और जाएगा कूलर के अंदर, जहाँ पे जो एयर है वो थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, ठंडा क्यों करना है, क्योंकि अगर एयर गर्म होगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा जगह रोकेगा और डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने उसको क्या कर दिया है, ठंडा कर दिया है। फिर यहाँ पे होगा सेपरेटर। सेपरेटर क्या करेगा, उसमें से जो भी मॉइस्चर है उसको अलग करेगा और जो ड्राई एयर है उसको इधर रिसर्वियर यानी टंकी के अंदर स्टोर करेगा। अब हमने यहाँ पे प्रेशर स्विच रखा है, जब ये टंकी पूरा फुल हो जाएगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर रिसर्वियर में प्रेशर लोअर हो रहा है, एयर की क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस मोटर को ऑन करेगा और कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए मतलब जब जब टंकी खाली हो जाएगी, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर ऑन हो जाए, फिर टंकी फिलअप हो जाए, फुल हो जाए, सफिशिएंट लेवल पे प्रेशर डेवलप हो जाए तो वापस कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन है वो हमारा प्रेशर स्विच यानी मोटर कंट्रोल की मदद से होगा। उसके बाद यहाँ से जो भी कंप्रेस एयर है उसको हम लोग हमारी अलग अलग तरीके के न्यूमेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करवा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही रिसर्वियर से एयर बाहर निकलेगा, हमने एक सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट यूनिट रखा है। जो सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट यूनिट क्या करेगा, एयर को थोड़ा और क्लीन करेगा, ठीक है, और न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ हो सके ऐसा एप्लीकेबल करेगा। इस तरीके से उसके अंदर क्वालिटी डेवलप करेगा। अगर धूल, मिट्टी, डस्ट, कुछ मेटल के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उसको वहाँ पे निकाल देगा। उसके बाद जो हमारे कंट्रोल वाल्व होते हैं, तो कंट्रोल वाल्व की मदद से हमारा जो कंट्रोल वाल्व होता है, तो कंट्रोल वाल्व की मदद से वो हमारे जो भी हमारा एक्टिवेटर है, जो भी हमारा लास्ट आउटपुट डिवाइस है, वहाँ पे वो सर्कुलेट होगा और वहाँ जाके अब उसका जो भी डिज़ाइन किया हुआ फंक्शन है, जो भी एप्लीकेशन है, वो वहाँ पे हमारा फुलफिल करेगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंपोनेंट, ये हो गया डायग्राम। अब मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 थियरी में दिखाऊंगा ताकि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे छूट ना जाए। सबसे पहले क्या होगा, एयर फिल्टर एयर को फिल्टर करेगा। कुछ भी कंटामिनेंट्स होंगे उसको वो वहीं पे छान देगा यानी रिमूव करेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा
उसकी डेंसिटी डेवलप करेगा और उसको आगे भेजेगा। एयर कूलर क्या करेगा, एयर का जब हमने एयर को कंप्रेस किया होगा तो ड्यूरिंग दी कंप्रेशन एयर का जो भी टेम्परेचर है वो बड़ा होगा, यानी एयर थोड़ी गर्म हो चुकी होगी, तो उसको ठंडा करके डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एयर की क्वालिटी थोड़ी सुधारने के लिए हमने एयर कूलर रखा है। ड्रायर क्या करेगा, तो देखिए जो सेपरेटर है वही हमारा ड्रायर है। यहाँ पे हमने फिगर में जो सेपरेटर देखा ना, वही हमारा ड्रायर है। सेपरेटर क्या करता है, एयर में से जो भी मॉइस्चर है, ठीक है, वाटर की बूंद है, वाटर का जो भी वेपर है उसको अलग करेगा। तो ड्रायर भी यही करेगा। ड्रायर क्या करता है, तो कि ड्रायर एयर को ड्राई करता है। देखिए भाई, ड्राई करना और गर्म करना दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। अगर हम लोग एयर को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और अगर उसको हम लोग ड्रायर की मदद से ड्राई करेंगे यानी सुखाएंगे, तो उसमें जो भी मॉइस्चर के पार्टिकल है, जो भी भेज होगा, पानी होगा, पानी की बूंदें होंगी, सब वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल वाल्व होगा जिसके अंदर प्रेशर रेगुलेटर होगा। उससे आप लोग जो भी कंप्रेस एयर है उसका जो डायरेक्शनल फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसका जो प्रेशर है वो भी हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होगा एयर एक्टिवेटर, लास्ट में होगा हमारा, जो क्या करेगा, एज अ एंड इफेक्टर कुछ मैकेनिकल एलिमेंट्स होगा, मैकेनिकल सिस्टम होगा जो यूज़फुल आउटपुट क्रिएट करेगा या फिर कोई वर्क डेवलप करेगा। कंप्रेसर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर होगी। कंप्रेस एयर को स्टोर करने के लिए रिजर्वियर टैंक होगा, जिसमें हम लोग सफिशिएंट प्रेशर वाली कुछ क्वांटिटी तक एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरीके के कंप्रेसर आते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें रिजर्वियर टैंक की कैपेसिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। देखिए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन तो आपको कंपलसरी याद रखनी है, चाहे हाइड्रोलिक सिस्टम की हो या चाहे फिर न्यूमेटिक सिस्टम की हो, दोनों में से एक एग्ज़ाम में कंपलसरी आपको पूछेंगे। तो क्या एडवांटेजेस होंगे न्यूमेटिक सिस्टम के, लो इनर्शिया फोर्स ऑफ द न्यूमेटिक कंपोनेंट ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ द एयर। अगर आप हाइड्रोलिक फ्लूइड लोगे तो फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसका जो इनर्शिया फोर्स होता है वो भी ज़्यादा डेवलप होता है। अगर आप कंपेयर करोगे इसको कंप्रेस एयर के साथ, तो उतने ही क्वांटिटी में, जितने क्वांटिटी में हाइड्रोलिक फ्लूइड है उतनी ही क्वांटिटी में अगर हम लोग कंप्रेस एयर लेंगे तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से इनर्शिया जो फोर्स लगता है, इनर्शिया फोर्स वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। न्यूमेटिक सिस्टम आर लाइट इन वेट, क्योंकि जहाँ जहाँ एयर सर्कुलेट होगा एयर का खुद का वेट कम है, ठीक है। तो जहाँ वो एयर स्टोर करके रखेंगे, फिर जिस टूल में, एक्टिवेटर में एयर आएगा और उसका जो सारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, ऑल ओवर आप उसका वेट गिनोगे तो न्यूमेटिक सिस्टम लाइट वेट होता है। ऑपरेटिंग एलिमेंट आर चीपर एंड इजी टू ऑपरेट, जितने भी उसके ऑपरेटिंग एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर जितने भी हम लोग वाल यूज़ करेंगे, नोज़ल यूज़ करेंगे, ठीक है, बाकी के जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होंगे सब कैसे होंगे, चीपर यानी सस्ते होंगे और आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लोअर लॉसेस आर लेस ड्यू टू लो विस्कोसिटी ऑफ द एयर, एयर की खुद की विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही कम है कि हाई है, तो कि एयर की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही कम है, उसकी वजह से पावर लॉस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब एक जगह से एयर को ट्रांसफ़र होने में, एक जगह से एयर दूसरी जगह पे जाएगी तो मिनिमम समय, बहुत ही कम समय में वो ट्रैवल हो जाएगी, यानी मूवमेंट होगा। उसके कंपेयर में अगर फ्लूइड को आपको ट्रैवलिंग करवाना है तो फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, तो उसको मूवमेंट करने में टाइम लगता है, तो पावर लॉसेस फ्लूइड सिस्टम में ज़्यादा होता है।
न्यूमेटिक सिस्टम में पावर लॉसेस कम होगा। आउटपुट रेशियो गिनेंगे अगर हम, आउटपुट रेशियो में क्या होगा, हाई आउटपुट टू वेट रेशियो, मतलब आउटपुट टू वेट रेशियो गिनेंगे, पावर आउटपुट टू वेट रेशियो, तो न्यूमेटिक सिस्टम का हायर होगा। न्यूमेटिक सिस्टम ऑफर अ सेफ पावर सोर्सेज इन एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है कि आप जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे हज़ार्डियस डेंजरस सिचुएशन है, आसपास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, जैसे कि कोयले की माइन है, ठीक है, अब ज़मीन के अंदर ड्रेजिंग करके या फिर समुंदर के अंदर ड्रेजिंग करके क्रूड ऑयल है या फिर गैसेस है वो आप निकाल रहे हैं, तेल के कुएं खोद रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लोजिव वाले एनवायरनमेंट में न्यूमेटिक सिस्टम आपके लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर आग लगने के चांसेस रहेंगे नहीं। लीकेज की बात करेंगे तो लीकेज इज़ लेस, डज नॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, मोर एवर लीकेज इज़ नॉट हार्मफुल। देखिए एयर का लीकेज होगा, ठीक है, थोड़ा लीकेज तो हर सिस्टम में होता है, क्योंकि 100% आइसोलेशन आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है, तो थोड़ा एयर लीकेज होगा, लेकिन जो भी लीकेज होगा उससे ज़्यादा सिस्टम के ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है, और अगर लीकेज होगा भी तो एयर लीकेज होने की वजह से किसी को कोई नुकसान होगा नहीं। क्लियर, हार्मफुल नहीं है एयर। एयर तो हमारे इको फ्रेंडली है, बिना एयर के तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हवा सबको चाहिए। क्लियर, तो उसके लीकेज से कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, यानी क्या क्या लिमिटेशन है, तो जो लो पावर प्रेशर है या फिर लो फोर्स वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए न्यूमेटिक सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना है, ज़्यादा फोर्स वाली एप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवाना है, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो न्यूमेटिक सिस्टम आप यूज़ कर पाएंगे नहीं, सूटेबल नहीं है। कंप्रेस्ड एयर एक्चुएटर्स आर इकोनॉमिकल अप टू 50 किलो न्यूटन ओनली। इकोनॉमिकल की बात करेंगे, मतलब जो सस्ते इक्विपमेंट है, किफ़ायती इक्विपमेंट है, और उसके अंदर अगर आप लोग न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो एक्चुएटर होते हैं, यानी जो लास्ट में कंपोनेंट वर्क करते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट, अगर उसकी कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन तक है तब तक ही वो किफ़ायती है, यानी इकोनॉमिकल है। फिर अगर आप प्रेशर के रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, अब अबव 50 किलो न्यूटन जाएंगे, तो आपको थोड़ा मटेरियल चेंज करना पड़ेगा एक्चुएटर का, तो वो एक्चुएटर थोड़े महंगे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ द कंप्रेस एयर इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यही होगा कि आपको कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा, और कंप्रेसर चलेगा इलेक्ट्रिक मोटर से या फिर पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन से। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर कंप्रेसर चला के एयर को कंप्रेस करके स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही खर्चा लगेगा। अगर आप लोग पेट्रोल इंजन से कंप्रेसर चला रहे हैं तो भी आपको इतना खर्चा लगेगा। क्लियर, तो जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है न्यूमेटिक सिस्टम का, वो थोड़ा ज़्यादा है। एग्जॉस्ट एयर नॉइज इज़ अनप्लेजेंट एंड साइलेंस हैज़ टू बी यूज। सबसे ज़्यादा नॉइज़ का जो पॉल्यूशन होता है, तो अगर आप लोग हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहे उसके पास खड़े होंगे ना, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में इतना नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पे न्यूमेटिक सिस्टम है और वहाँ आप खड़े हो, तो न्यूमेटिक सिस्टम का जो भी एक्चुएटर वर्क करेगा, कंप्रेसर वर्क करेगा, ठीक है, उसमें आपको तुरंत नोटिस हो जाएगा कि सर न्यूमेटिक सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर, सिस्टम की रिजिडिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम का खुद का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वेट वाला सिस्टम है तो उसके अंदर आपको रिजिडिटी अच्छी मिलेगी। न्यूमेटिक सिस्टम में पावर आउटपुट टू वेट रेशियो बहुत ही हाई रहता है, मतलब सिस्टम का वेट कम रहता है, तो आपको रिजिडिटी अच्छी मिलेगी नहीं। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया एक पॉइंट, वेट टू प्रेशर रेशियो इज़ लार्ज, मतलब वेट कम रहेगा और प्रेशर ज़्यादा रहेगा।
तो रिजिडिटी कम मिलेगी। लेस प्रीसियस, ठीक है, अगर आप लोग मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए या फिर आप लोग मटेरियल हैंडलिंग के लिए अगर ये सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको मटेरियल हैंडलिंग में जैसे कि रोबोटिक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे अगर आपको मटेरियल हैंडलिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए कि भाई कांस्टेंट थ्रू आउट एक समान स्पीड से काम होता रहे, तो ये हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में कभी पॉसिबल हो पाएगा नहीं। और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो कंप्रेस एयर यूज़ होती है, उसके अंदर आप चाहे कितना भी फिल्ट्रेशन क्यों ना कर लो, थोड़ी बहुत धूल यानी कि डर्ट और पार्टिकल के कंटामिनेशंस आ जाएंगे, जिससे सिस्टम को नुकसान होने का चांसेस थोड़ा रहता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे न्यूमेटिक सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? फिर आपको एक यहाँ पे कंपैरिजन टेबल दिया गया है ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो। कंपैरिजन में क्या दिया गया है, क्योंकि जो हमारा बेसिक लेट मशीन, शेपर मिलिंग मशीन या फिर और कोई मशीन चलाने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करते हैं, वो कंपेयर में न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी सालों से जो हम सिस्टम यूज़ करते आए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से हमारे मैकेनिकल मशीन ऑपरेट होते हैं, वो वाला सिस्टम, कंप्रेस एयर से ऑपरेट होने वाला सिस्टम, और हाइड्रोलिक यानी फ्लूइड पावर से ऑपरेट होने वाला सिस्टम, तीनों के बीच में पूरा कंपैरिजन दिया गया है। क्लियर? अब ये मैं टॉपिक आपको नहीं करवाऊँगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग दंग देंगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ही लेक्चर में या फिर दूसरे तीसरे लेक्चर में हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच का डिफरेंस बताया था, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। और बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल सिस्टम की, वो तो हमने सालों से देखा हुआ है, तो ये जो कंपैरिजन है वो आपके लिए बहुत हार्ड होगा नहीं, तो आप इसको थोड़ा अपने आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी के जो टॉपिक है, रिजर्वियर टैंक है और बाकी का जो मेन कंपोनेंट है जिसके ऊपर हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, तो उसको सारी चीज़ों को, सारे कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।